हेलो फ्रेंड्स। कहानी रिश्ता कैसे बिखर गई प्रियंका का ये है तीसरा और आखिरी भाग। अगर आपने कहानी का पहला 2 भाग नहीं सुना है तो उसे आप जाकर मेरे चैनल पे ज़रूर सुनें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। यह सोचकर कि अम्मा बेटे की माँ थी। प्रकाश को उन्होंने जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, तो अम्मा के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक दिन पंडितों के लिए वस्त्र, खाद्यान्न, हवन के लिए नैवेद्य आदि लाते हुए प्रमोद को देखा तो बरसों का उबाल हांडी में बंद दूध की तरह उबाल खाने लगा। ये सब काम आपको करने चाहिए प्रकाश। प्रमोद जी इस घर के दामाद हैं, फिर भी कितनी शांति से भाग दौड़ में लगे हुए हैं। प्रियंका आकाश को समझाते हुए बोली, मैं शुरू से ही जानता था तुम्हें ऐसे ही लोग पसंद है जो औरतों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और ख़ास करके तुम्हारी जी हुजूरी करते हैं। फिर माँ और पापा को संबोधित करके बोला, प्रमोद जैसा लड़का ढूंढ दीजिए अपनी बेटी को। और धड़धड़ाते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया। प्रकाश का ऐसा व्यवहार प्रियंका कई बार देख चुकी थी, बर्दाश्त भी कर चुकी थी। कई बार उसके दिल में अलग होने का ख्याल भी आया था, लेकिन कर्तव्य व प्रेम के 2 पार्टों में पिसकर वह चूर चूर हो गया। प्रकाश के झूठ, दंभ और पशुता को प्रियंका इसलिए अपनी पीठ पर लादे रही कि समाज में इमेज उसकी एक सुखी पत्नी की बनी रहे। लेकिन प्रकाश ने इन बातों को कभी नहीं समझा। वहाँ आए रिश्तेदारों के सामने ऐसी उम्मीद नहीं थी उसे। 13वीं के दिन शाम के समय माँ और पापा ने प्रियंका को साथ चलने के लिए कहा तो सभ्य रहने की दीवार जो प्रियंका ने आज तक खींच रखी थी धीरे से ढह गई, पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन होकर। जड़ संबंधों को कोई कब तक ढो सकता था। चुपचाप वह माँ के साथ चली गई। इसे औरत की मजबूरी कहें या मुँह जाल में फंसने की आदत। बरसों तक त्रासदी और अवहेलना के दौर से गुजरने के बाद भी उसी चिर परिचित चेहरे को देखने का ख्याल प्रियंका के मन में बार बार आता था। क्रोध से पागल हुआ प्रकाश नफरत भरी दृष्टि से देखता प्रकाश, अम्मा को खरी खोटी सुनाता प्रकाश, अन्नू को दुत्कारता, प्रमोद का अनादर करता प्रकाश। माँ और पापा सुबह शाम की सैर को निकल जाते तो प्रियंका को तिनके तिनके जोड़कर बनाया अपना घरौंदा याद आता। एकांत और अकेलापन जब असहनीय हो उठता तो दौड़कर अन्नू को फ़ोन मिला देती। अन्नू एक ही उत्तर देती कि सागर में से मोती ढूंढने की कोशिश मत करो प्रियंका। प्रकाश भैया अपनी एक सहकर्मी लता के साथ रहकर मुक्ति पर्व मना रहे हैं। हर रात शराब के गिलास खनकते हैं और वह दिल खोलकर तुम्हें बदनाम करते हैं। बिट्टू के जन्म के समय भी प्रकाश की प्रतीक्षा करती रही वह। पदचाप और दरवाजे के हर खटके पर उसकी आंखों में चमक लौट आती, लेकिन प्रकाश नहीं आया। अन्नू प्रमोद के साथ पहुंची। प्रियंका की पसीने से भीगी हथेली को अपनी मजबूत हथेली के शिकंजे से धीरे धीरे खिसकते देख बोली, मृग तृष्णा में जी रही हो तुम प्रियंका। प्रकाश भैया नहीं आएंगे, न ही किसी प्रकार का संबंध स्थापित करेंगे तुमसे। जब तक तुम थी कॉलेज तो जाते थे, परिवार के दायित्व चाहे न निभाए, अपनी देखभाल तो करते ही थे। आजकल तो नशे की लत लग गई है उन्हें। अन्नू चली गई। माँ प्रियंका का देखभाल करती रही। लोग मुबारक देते, साथ ही प्रकाश के बारे में प्रश्न करते तो वह बुझ जाती। माँ के कंधे पर सिर रखकर रोती। बिट्टू के सिर से उसके पिता का साया छीनकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है माँ। जिसके पास संतुलित आचरण का अपार संग्रह न हो, जो झूठ और सच, न्याय अन्याय में अंतर न कर सके, वह समाज में रहकर भी समाज का अंग नहीं बन सकता, न ही किसी दृष्टि में सम्मानित बन सकता है। पापा के चिढ़ उनके शब्दों में मुखर हो उठती थी। जो उनके मन में था उन्होंने वही कहा।
माँ पुराने विचारों की थी। प्रियंका को समझाती, बेटी यह बात तो नहीं कि तूने प्रयास नहीं किए, लेकिन जब इतने प्रयासों के बाद भी तुझे तेरे पति से मंजूरी नहीं मिली तो क्या करती। साये की ओट में दम घुटने लगे तो ऐसे साये को छोड़ खुली हवा में सांस लेने में ही समझदारी है, लेकिन जगह जगह उसे पिता के नाम की ज़रूरत पड़ेगी तब। अब वह ज़माना नहीं रहा जब जन्म देने वाली माँ का नाम सिर्फ अस्पताल के रजिस्टर तक सीमित रहता था और स्कूल, नौकरी, विवाह के समय बच्चे की पहचान पिता के नाम से होती थी। आज कानूनन इन सभी जगहों पर माँ का नाम ही पर्याप्त है। प्रियंका ने माँ के मन की भीतर की दुविधाओं को शांत किया। एक दिन माँ भी गुजर गई। उनकी मृत्यु पर भी प्रकाश नहीं दिखाई दिया। अन्नू और प्रमोद आए। प्रियंका समझ गई, जिस व्यक्ति ने मुझसे संबंध विच्छेद कर लिया वह मेरी माँ की मृत्यु पर क्यों आने लगा। जाते जाते अन्नू ने धीरे से बतला दिया था, आजकल प्रकाश भैया सुबह से ही बोतल खोलकर बैठ जाते हैं। मैंने 100 बार समझाया पर उन्होंने न पीने का वादा भी किया, लेकिन फिर शुरू हो जाते हैं। फिर एक सर्द आह भरकर बोली, लीवर खराब हो गया है पूरी तरह। प्रमोद काफ़ी ध्यान रखते हैं उनका, लेकिन कुछ परहेज तो भैया को भी रखना चाहिए। सोच के इन समुद्री लहरों में भटकती हुई कब प्रियंका झांसी पहुंची उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद तब खुली जब किसी ने उसे स्टेशन आने की सूचना दी। लोगों के साथ ट्रेन से उतरकर वह स्टेशन से सीधे अस्पताल पहुंच गई। अन्नू पहले से ही मौजूद थी। प्रमोद डॉक्टरों के साथ बातचीत में उलझा था। प्रियंका ने प्रकाश के पास पड़े स्टूल पर ही रात काट दी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन सारी रात न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा। सुबह अन्नू ने चाय पीकर उसे ज़बरदस्ती घर के लिए ठेल दिया। प्रकाश तब भी दवाओं के नशे में ही सोया हुआ था। घर आकर प्रियंका को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। परायेपन की गंध हर ओर से आ रही थी। नहा धोकर वह आराम करने का मन बना ही रही थी, पर अकेलापन उसे काटने को दौड़ रहा था। घर से निकलकर अस्पताल पहुंची तो प्रकाश नींद से जाग उठा था। अन्नू के साथ बैठकर चाय पी रहा था। प्रियंका को देखकर भी वह कुछ नहीं बोला। प्रियंका ने धीरे से पूछा, तबीयत कैसी है? ठीक है, उसका जवाब ठंडे लोहे की तरह लगा। किसी के बारे में कुछ पूछताछ नहीं की, यहाँ तक कि बिट्टू के बारे में भी कुछ नहीं पूछा प्रकाश ने। अन्नू ही कमरे में मौन तोड़ती रही। प्रकाश प्रियंका के बीच पुल बनाने का प्रयास करती रही। डॉक्टरों की आवाजाही जारी थी। सारे दिन लोग प्रकाश से मिलने आते रहे। प्रियंका को देखकर हर आने वाला कहता, अच्छा हुआ आप आ गईं। पर 3 दिन में एक बार भी प्रकाश ने यह बात नहीं कही, अच्छा हुआ जो तुम आई, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था मैं। प्रकाश की हालत काबू में नहीं आ रही थी। प्रमोद ने प्रियंका को धीरे से कहा, भाभी जी, प्रकाश भैया की हालत अच्छी नहीं लग रही है, आप जिसे चाहे खबर दें। प्रियंका जब तक कुछ कहती या करती, प्रकाश ने दम तोड़ दिया। अन्नू फुट फुट कर रो रही थी। प्रमोद उसे ढांढस बंधा रहा था। प्रियंका के तो जैसे आंसू ही सूख गए थे। उसने मन ही मन सोचा, इस पर क्या आंसू बहाऊं, जिस आदमी ने मुझे कभी अपना नहीं समझा, मेरे बेटे को अपना समझना तो दूर, उसका चेहरा तक नहीं देखा। मैं कैसे इस आदमी के लिए रोऊं? यह बात उसकी समझ से बाहर थी। जाने कितने लोग शोक प्रकट करने आ रहे थे। हर आदमी इतने कम उम्र में प्रकाश के चले जाने से दुखी था, पर प्रियंका जैसे जड़ हो गई थी। इतने लोगों को रोते देखकर भी वह जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके आंसू न जाने क्यों मौन हो गए थे। सब कह रहे थे, उसे गहरा शौक लगा है। इन दिनों प्रकाश की सारी बुराइयां खत्म हो गई थी। हर व्यक्ति को उसकी अच्छाइयाँ याद आ रही थी। प्रियंका खामोश थी। पापा का फ़ोन प्रियंका के मोबाइल पर कई बार आ चुका था। प्रियंका उन्हें 1-2 दिन का काम और है बताकर फ़ोन काट देती थी। 13वीं के बाद सबने अपना अपना सामान बांध लिया। प्रियंका की उत्सुक निगाहें लता को ढूंढ रही थी।
अन्नू से पूछताछ की तो बोली, प्रकाश भैया का सारा पैसा अपने नाम करवाकर वह तो कब की चली गई झांसी छोड़कर। कहाँ है, कैसी है, हम नहीं जानते। भला ऐसी औरतें रिश्ता निभाती हैं? झांसी से ट्रेन के चलते ही प्रियंका ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी कैद से बाहर आ गई है। झांसी की सीमा पार करते ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि झांसी से उसका रिश्ता सचमुच टूट गया है। अब वह यहाँ क्यों आएगी? रिश्तों के दरकिनार का उसे पहली बार एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रो पड़ी। तो दोस्तों, रिश्ता कैसे बिखर गई प्रियंका, ये कहानी आज यहीं पे समाप्त होती है। आपको पूरी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अब आपसे एक अगली नई रोचक और दिलचस्प कहानी के साथ।